डिबेट में हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज का दौर लगातार जारी है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बीच मरकजी सरकार ने शहरियत कानून पर अवाम में नाराजगी और एहतजाज को देखते हुए लोगों की तशवीश दूर करने के लिए कदम उठाने की बात कही है। इस सिलसिले में मरकजी सरकार अरकान पार्लिमान से इनकी राय लेगी। और इस बीच हम आपको बताते चले कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा है कि अभी एनआरसी पर चर्चा की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने अपोजिशन पर भी निशाना साधा कि अपोजिशन अक़लियतों को गुमराह कर रहा है और उन्हें एक तरह से डराया जा रहा है। अमित शाह ने अपने इस इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा कि एनआरसी और एनपीआर में कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवाम को अपोजिशन कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। क्या कुछ मरकजी वज़ीर दाखिला ने अपने बयान में कहा है, सबसे पहले उनका बयान ही आपको सुनवाई देते हैं। और कम्युनिकेशन के बीच में अंतर होता है। जहां तक कम्युनिकेशन का सवाल है, हमने नोटिफिकेशन निकाला 31/7/19 को। आज तक सारे स्टेट में नोटिफिकेशन निकाल चुके हैं। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। पॉलिटिक्स इसको कहते हैं कि सीएए के कारण बवाल खड़ा हुआ, सीएए का बवाल अब थमता जा रहा है, सब लोग सीएए को समझने लगे हैं, तो अब नई पॉलिटिक्स कर एनपीआर पे विवाद खड़ा करो। इसको पॉलिटिक्स कहते हैं। कम्युनिकेशन कहते हैं कि हमने 31/7/2019 को नोटिफिकेशन किया, उसके बाद सारे राज्यों ने नोटिफिकेशन कर दिया है। क्या इसे पॉलिटिक्स कहते हैं या बीइंग सेंसिटिव टू पीपल? मतलब कि अगर लोग समझते हैं कि इससे मुझे घाटा हो रहा है, तो क्या आप सेंसिटिविटी लोग नहीं समझ रहे, लोगों को समझाया जा रहा है और गलत समझाया जा रहा है। गलत समझा जाए, इसीलिए स्पष्टता के लिए मैंने आज एएनआई की टीम को रिक्वेस्ट। तो ये आप कह रहे हैं कि गलत समझाया जा रहा है, तो फिर ऐसे क्यों हुआ कि एक हफ्ते तक प्रोटेस्ट इतने वायलेंट हुए लेकिन कम्युनिकेशन जो है सरकार की तरफ से कमी रही, खामियां रही? क्या आप मानते हैं? देखिए, कुछ तो खामी रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। अब आप सीएए के बारे में सीएए के बारे में आपने कहा ना कम्युनिकेशन, तो सीएए में मैंने मेरे राज्यसभा लोकसभा के भाषण में ही स्पष्ट कर दिया था कि ये नागरिकता देने का कार्यक्रम है, बिल है, नागरिकता लेने का इसमें कोई प्रोविजन नहीं है, मगर लोगों को भड़काया गया। जब तक सच बात लोगों तक पहुंची तब तक थोड़ी हिंसा जरूर हुई है, मगर रिपीटेड हिंसा कहीं पर नहीं हुई, एक के बाद एक जगहों पर हुई। और मैं मानता हूं कि अच्छाई है कि जनता ने अब शांति के रास्ते पर चले हैं और वास्तविक स्थिति को समझाने का हम भी प्रयास करें। तो मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह जिस तरह से मुल्क में का हंगामा बरपा है, लगातार एहतजाज हो रहा है शहरियत तरमीमी कानून पर। इस बीच अब मरकजी वज़ीर दाखिला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई ताल्लुक नहीं है। इसके अलावा अमित शाह ने अपोजिशन पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को एक तरह से गुमराह किया जा रहा है इस बिल को लेकर और एनपीआर को लेकर, और अक़लियतों में डर फैलाने का काम अपोजिशन कर रहा है। साफ साफ मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि एनपीआर और इसके अलावा एनआरसी का कोई ताल्लुक आपस में नहीं है। और उन्होंने इस मौके पर अपने इस इंटरव्यू में यह बात भी साफ की कि यह काम इससे पहले यूपीए के दौर में हुआ था, कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। और अमित शाह ने यह भी कहा कि जब यह काम यूपीए के दौर में हुआ था, यूपीए ने किया था, उस वक्त किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई थी। अब जब एनडीए की सरकार इसे कर रही, बीजेपी की सरकार इस पर काम करना चाह रही, तो इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हंगामा है, क्या उस हंगामे की वजह से वज़ीर दाखिला को एक तरह से आवाम के सामने आना पड़ा? क्या जो हंगामा रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को एक तरह से क्लियरिफिकेशन देना पड़ा और उन्हें यह बड़ी एक तरह से सफाई पेश करनी पड़ी है? इसी को हम प्राइम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस लीडर मुंबई से नगमा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। नगमा, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। इनके अलावा अश्विनी उपाध्याय जी
तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी की, आप दिल्ली से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चंपक कलिता जी स्पोक्स पर्सन है AIUDF के, आप भी इस डिबेट का हिस्सा, और कुछ देर में कुछ और लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सभी का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं नगमा सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर भी है, मरकजी वज़ीर दाखिला भी है, अब से कुछ देर पहले ही उन्होंने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अपोजिशन गुमराह कर रहा है इस पूरे मामले पर, चाहे NRC की बात करें, चाहे CAA की बात करें, या फिर अब NPR की बात की जाए, तो इस पर अपोजिशन माइनॉरिटीज को एक तरह से गुमराह कर रहा है, मुसलमानों को डराया जा रहा है। नगमा जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आप सबके बीच में सबसे पहले ये बात रखना चाहती हूँ कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे देश के, उन्होंने पटल पे अपने बयान में ये बात कही थी कि CAA और NRC दोनों एक साथ में लागू किए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं से उन्हें ये इंफॉर्मेशन दी गई थी जो इन्होंने इस देश के साथ और इस देशवासियों के साथ शेयर की थी पटल पे से। और इसके अलावा राष्ट्रपति के अलावा हमारे गृह मंत्री ने कई बार ये बात कही है, कई सारे वीडियो जारी हैं इस बारे में। और फिर प्रधानमंत्री कुछ कभी कहते हैं, टाइम्स नाउ को प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने NRC की भी बात की थी। तो ये जो बात है देश को गुमराह करने वाली, ये पहले आपस में तालमेल कर लें कि ये आपस में हो क्या रहा है। कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमने कैबिनेट में इसका जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर होम मिनिस्टर हमारे आके कहते हैं कि NRC भी होगा, CAA भी होगा, डिटेंशन सेंटर्स भी हैं, और ये सारी बातें। और सबसे पहले मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूं कि ये जो बात निकली थी, ये 2003 में अटल बिहारी साहब के गवर्नमेंट से ये शुरुआत हुई थी, ये पहल हुई थी। तो ये NDA 1 में ये पहल हुई थी, ये UPA की पहल नहीं थी। तो ये जो इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, ये इनकी तरफ से दिया जा रहा है। और मैं ये समझती हूं कि अगर ये लोग घुस के कैंपसेस में घुस के छात्राओं को मार रहे हैं, छात्राओं पर ये जुल्म ढा रहे हैं, तो किस वजह से कर रहे हैं? अगर हमारे अंदर कंफ्यूजन नहीं है तो ये कंफ्यूजन इनके अंदर क्यों है? ये लोगों को ये बात बता क्यों नहीं पा रहे हैं कि ये जो हो रहा है ये लोगों को बेहतरी के लिए हो रहा है? क्योंकि मैं समझती हूं कि 1970 के अगर आप आंकड़े ले तो 34% मेरे ख्याल से पढ़े लिखे लोग होंगे, लेकिन 67% लोग पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनके पास दस्तावेज कहां से आएंगे? अभी NRC की बात ये आज ही इन्होंने आके इस पे क्लियर किया कि ये NRC अभी नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये नहीं करने जा रहे हैं तो इनके ही घटक दल या इनके ही सहयोगी दल, जैसे कि अकाली दल है या असदुद्दीन ओवैसी है या फिर नीतीश कुमार जी हैं, ये लोग इनसे सहमति क्यों नहीं रखते? इनकी असहमति आपस में क्यों है इस बात को लेकर? और जिन लोगों ने इसको सपोर्ट किया था आज ये क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? तो ये सारी चीजें पहले इनको ये कंफ्यूजन क्लियर करने की जरूरत है। और इसके अलावा इसके बावजूद अभी इन्होंने जो एक प्रोटेस्ट किया था, इसके फेवर में उस प्रोटेस्ट में साफ साफ कहा गया था कि गोलियों से मारा जाए लोगों को। तो ये किनको गोलियों से मारने की बात कर रहे थे? हमारे देश के नागरिकों को गोलियों से मारने की बात कर रहे थे। तो जब ये कह रहे थे कि चुने हुए नुमाइंदों को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मैं मेरठ से लड़ चुकी हूं, मुझे पता है कि 2014 में वहां पर राइट्स हुए थे मेरे इलेक्शन लड़ने के समय पर, और वहां पर संजीव बालियान जी मौकाए वारदात पे पाए गए थे, जबकि उनका कोई काम नहीं था उस राइट में। और ये बात आप मुझे झुठला दे, आज राहुल जी प्रियंका जी को उधर जाने से मना किया गया। क्यों मना किया गया? ये अपने अपने प्रदेशों में इतना उपद्रव मना रहे हैं, इतनी उथल पुथल हो रही है, जहां जहां इनके प्रांत में बीजेपी की सरकार है या दिल्ली सरकार जिसके अधीन पुलिस आती है, वहां आप देख रहे हैं कि पुलिस बैच के बिना घूम रहा है। तो ये कंफ्यूजन कौन क्रिएट कर रहा है? ये ऑपोजिशन तो नहीं क्रिएट कर रहा है, ये कंफ्यूजन इनकी खुद की क्रिएट की हुई है। अर्थव्यवस्था को लेकर इनके पास जवाब नहीं है। लड़कियों का बेबस हो रही हैं, जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, प्याज के भाव इतने चढ़ गए, महंगाई इतनी चरम पे है, इन सब चीजों का उनके पास बहुत से सवाल है। जो 15 लाख की बात किया था, जो टेररिज्म की बात की थी, कश्मीर में इंटरनेट की बात की थी, डिजिटल इंडिया की बात की थी, ये तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नगमा जी, बहुत से सवाल है और आपके तमाम
सवालों के जवाब मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी इन तमाम सवालों के जवाब देंगे। इस बीच मेरे साथ एमएच खान साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं लखनऊ से। एमएच खान साहब आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अश्विनी उपाध्याय जी, बहुत सुकून से आप नगमा जी को सुन रहे थे। नगमा जी ने कहा कि कंफ्यूजन असल तो सरकार में ही है। वजीर आजम साहब, पीएम मोदी साहब कुछ और कहते हैं, अमित शाह जी बार बार कुछ और बयान देते हैं, और आज फिर देखिए अमित शाह जी को एक तरह से निकलकर आना पड़ा आवाम के बीच में, उन्हें एक तरह से बयान देना पड़ा है। अश्विनी उपाध्याय जी, देखिए अबू हुरैरा जी, भारत के जितने टॉप के लॉयर्स हैं वो आज की डेट में उसमें ज्यादातर कांग्रेस में है। सिब्बल साहब, सिंघवी साहब, सलमान साहब, मनीष जी, तुलसी जी, सारे लोग बैटरी हैं, और सबके साथ हम लोग, मैं भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं जी। एक चीज बड़ी स्पष्ट है, कांग्रेस के नेताओं को भी पता है, नगमा जी को भी पता है, सभी नेताओं को पता है कि जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, इससे भारत के किसी निवासी का कोई लेना देना नहीं। ये नागरिकता लेने के लिए बना ही नहीं है। ये केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के माइनॉरिटीज को नागरिकता देने के लिए बना है। और उनको नागरिकता क्यों देने के लिए बना है वो आपको बताता हूं। ये बेचारे 23% थे 1947 में, अब वहां मात्र 3% बचे हैं। जो अमीर थे माइनॉरिटी, वो लंदन भाग गए, अमेरिका भाग गए, मलेशिया भाग गए, कहीं चले गए। वहां जो बचे हैं 3% बहुत गरीब है, पैसे से बहुत गरीब है। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें 70% SC, ST, OBC है, निचले तबके के हैं, दलित है, पिछड़े लोग हैं, उसमें बहुत गरीब लोग हैं, उसमें वाल्मीकि समाज के लोग हैं। उनकी बेटियों का धर्म परिवर्तन हो रहा था, उनको धर्मांतरण कराया जा रहा था, उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको 2 दर्जे का नागरिक बना के रखा गया था। वो कहीं नहीं भाग पाए, वो कहीं और नहीं जा सकते थे, इसलिए बेचारे भारत में आए। और ठीक है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, मेरे ख्याल से ये चीज तो सभी को पता है, इस पर काफी चर्चा हुई। अश्विनी जी, जो सवाल नगमा जी कर रही है, प्लीज सुन लीजिए, जो सवाल नगमा जी ने कहा कि सरकार खुद कहीं ना कहीं एक तरह से गुमराह कर रही है, सरकार खुद कहीं ना कहीं एक तरह से कंफ्यूजन पैदा कर रही है, सवाल असल ये है। ऐसा है, आप जो सुनना चाहते हैं आप वही अगर चाहते हैं मैं बोलूं तो मैं चुप रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। सवाल मैंने उनको सुन लिया, जवाब तरीके से देने दीजिए। आप क्या सुनना चाहते हैं मैं वो जवाब दूंगा, और नगमा जी क्या सुनना चाहती हैं आप CAA के बारे में बता रहे, मेरे ख्याल से उसके बारे में सबको पता है, मैं और उसका विरोध भी नहीं हो रहा है। सवालों का जवाब अश्विनी जी, उसका विरोध भी नहीं हो रहा है। अगर बाहर से आप जो परेशान लोग हैं, जो परेशान माइनॉरिटी है, उससे अगर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश चलाना चाह रहे हैं तो उसका विरोध नहीं हो रहा है। अश्विनी उपाध्याय जी, उसका विरोध कौन कर रहा है? जो उसी का भी मैं जी अश्विनी जी। हुरैरा साहब, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप एंकर हैं, आप अपनी बात अपने तक रखिए, हमें छूट दीजिए। उन्होंने 4 मिनट तक लगातार बोला है, मुझे 4 मिनट का टाइम दीजिए। जो उन्होंने सवाल किया, मैं चाह रहा हूं अश्विनी जी कि उसका जवाब दे दीजिए। हाँ, कंफ्यूजन कहां पर है? मैं उनके सवाल को समझ चुका हूं, मैं उन्हीं के सवाल का जवाब दे रहा हूं, जरा आप 4 मिनट वेट कर लीजिए। अब आई बात इसको NRC से। न CA NRC अभी तक कहते नहीं, पेट में भी नहीं आया। NRC बेचारा भी पैदा भी नहीं हुआ। NRC कैसा होगा, छोटा होगा, गोरा होगा, काला होगा, कैसा होगा, किसी को नहीं पता। लेकिन कांग्रेस को पता है कि NRC कैसे होगा। कांग्रेस को पता है कि NRC आएगा तो भारत के अरे हद हो गई भाई, क्या गजब का तमाशा आप लोग करते हो। CA बना नागरिकता देने के लिए, उससे नागरिकता लेने से कोई NRC जब भी कभी आएगा, अभी तो हालांकि उसका कोई प्रारूप ही नहीं बना, अगर जब भी कभी आएगा तो केवल यह ढूंढा जाएगा कि क्या इसमें से भारत में कितने लोग बांग्लादेशी रहते हैं घुसपैठिए, कितने लोग रोहिंग्या घुसपैठिए रहते हैं, इतनी सी बात है। अब आई तीसरी बात डिटेंशन सेंटर की। आप जरा बड़े स्पष्ट सोचिए, मान लीजिए दिल्ली में अभी 10 लोग विदेशी मिल जाए, वो चाहे अमेरिका के मिले, पाकिस्तान की मिले, अफगानिस्तान की मिले, कहीं के भी मिल जाए, जिनका वीजा नहीं है, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उनको पकड़ के तिहाड़ जेल में नहीं डाला जा सकता। ये नियम है। और ये डिटेंशन सेंटर हमने नहीं बनाया, ये असम का जो डिटेंशन सेंटर तरुण गोगोई साहब ने बनाया था, कांग्रेस ने बनाया था। वहां पे जो एकॉर्ड हुआ था राजीव गांधी जी ने किया था। जो है NRC शुरू हुई असम में, सुप्रीम कोर्ट के कहने पर शुरू हुई। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। मुझे लगता है कि राजनीति के स्तर पे दंगा भड़का के लोगों की जान मजबूर करना, वो लोग दंगा भड़काएं, प्रॉपर्टी जब्त करें, प्रॉपर्टी डैमेज करें। अरे जनता टैक्स देती है,
डेवलपमेंट के लिए, जनता टैक्स देती है डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, जनता टैक्स देती है बस खरीदने के लिए, जनता टैक्स देती है ट्रेन के लिए, जनता बस को जलाने के लिए, ट्रेन जलाने के लिए नहीं देती। कांग्रेस ने जिस दिन दिल्ली में भारत जलाओ रैली किया, कांग्रेस ने जिस दिन दिल्ली में भारत जलाओ रैली किया, उसके बाद से इन्होंने पूरे भारत को जलाने की कोशिश किया है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों को इन्होंने क्यों मारा? अरे आप ये बताइए, जामिया में स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, जामिया में बस जला रहे हैं, कोई स्टूडेंट कभी बस जलाता है क्या? नगमा जी कोई स्टूडेंट बस नहीं जलाता, बस जलाने वाले दंगाई होते हैं, बस को जलाने वाले दंगाई कहे जाते हैं, स्टूडेंट नहीं कहे जाते। जनता टैक्स देती है, जनता टैक्स देती है बस चलाने के लिए। जब बस नहीं जलाए तो कैंपस पे क्यों मारा गया? डिटेंशन कैंपस के अंदर स्टूडेंट पर अटैक किया गया पुलिस की तरफ से। आप ठीक है, हुए मेरे साथ इस बीच मशकूर उस्मानी मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट के साबिक तलबा यूनियन से भी रह चुके हैं, और इसके अलावा जो एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें भी एक तरह से बढ़ चढ़ कर आवाज मशकूर अहमद उस्मानी उठा रहे हैं। मशकूर, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं चंपक कलिता जी आपके पास आना चाहूंगा। चंपक कलिता जी, जिस तरह से अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, और इसके अलावा पीएम मोदी जी ने भी कहा और अमित शाह जी भी लगातार कह रहे हैं कि कंफ्यूजन अपोजिशन पैदा कर रहा है, अपोजिशन डरा रहा है, क्या सच्चाई यही है? देखिए, अभी अश्विनी उपाध्याय और बीजेपी इन लोग का तो जहनी हार हो गई है। ये जो इलिम का मरकज में जाके पुलिस से जो हमला कर रहे हैं, इसलिए इन लोग का पास तो अपना सर्टिफिकेट है नहीं दिखाने के लिए, इसलिए असली सर्टिफिकेट वालों को ये लोग अटैक कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप देखिए, अगर भारत के राष्ट्रपति कोई बात कहता है अपना अभिभाषण में, तो वो कैबिनेट से पास होकर आता है, और मरकज वजीर दाखिला कई बार सदन में कह चुका है कि पहले क्या सीए होगा, उसके बाद एनआरसी होगा। वो एक पर्सनल प्राइवेट चैनल का कोई बैठक था, उसमें शायद परसों बोला कि क्रोनोलॉजी समझिए, पहले सीएए उसके बाद एनआरसी। तो ये खुद अपना देश को गुमराह कर रहे हैं, और मुझे अभी चिंता हो रही है कहीं पीएम मोदी को मालूम ही नहीं है कि कैबिनेट में क्या डिसीजन हो रहा है। अमित शाह सीधे नागपुर से ये लेके सलाह लेके राष्ट्रपति को अभिभाषण भेज दिया, कहीं ऐसा तो नहीं है? क्योंकि पीएम मोदी ने बोला अभी आज जो अमित शाह जी का आज जो बयान है, उन्होंने कहा कि अभी एनआरसी पर चर्चा की जरूरत नहीं है। अभी अगर अमित शाह को थोड़ा भी शर्म होता तो अमित शाह रिजाइन देते। आपका रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री का वो वाक्य के बाद अमित शाह रिजाइन देते कि 14 से लेके आज तक एनआरसी की बात हुई नहीं, तो अमित शाह को रिजाइन देना चाहिए था। और एक बात सुनिए, ये जो गणेश जी का पार्टी है, जो आपका और ये गाय ये छोड़ता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ये तो प्रधानमंत्री बोलता है ना। ठीक है, प्रधानमंत्री ने गुमराह करते साथ देश को। ठीक है चंपक जी मेरे ख्याल से बात हो गई। मेरे साथ इस बीच एक और बहुत खास मेहमान खालिद अनवर साहब, रेडियो एमएलसी, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुके हैं पटना से। खालिद अनवर साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। खालिद अनवर साहब मैं आप ही के पास आ रहा हूं। चंपक कलिता जी बात हो गई, चंपक जी बात हो गई। खालिद अनवर साहब, अब जो मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह जी, उन्हें एक तरह से निकल कर आना पड़ा। उन्होंने आपसे कुछ देर पहले अपने इंटरव्यू में कहा है कि एनआरसी की पूरे मुल्क में एक तरह से अभी चर्चा की जरूरत नहीं है, पूरे मुल्क में इस पर अभी चर्चा नहीं होनी चाहिए। क्या जो लगातार इस पर मुजाहरे हो रहे थे, लगातार प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा था, क्या ये उसका असर है? देखिए, एहतजाज का असर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वजीर दाखिला ने जो आकर के कहा है इस वक्त, उनको बहुत पहले ये बात कहनी चाहिए थी। और वजीर दाखिला खुद अपने बयानात में इतने तजादात हैं उनके बयान के अंदर कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर उन्होंने कई बार ये बात कह दी कि पहले मैं ये लेके आ रहा हूं, फिर ये लेकर के आ रहा हूं। तो लोगों को एतमाद में, अब कैसे लोगों को एतमाद आएगा, मुझे इस पर शुबा हो रहा है। आपको पहले लोगों को एतमाद में लेना चाहिए था, आपको यह बताना चाहिए था कि मैं जो सीएए ला रहा हूं वो क्या है, एनपीआर आएगा वो क्या होगा। अब पूरे मुल्क में एक तरह से जब
शक और शुबह फैल चुका है, लोग एहतजाज पर उतर चुके हैं और आपकी बातों पर यानी ये अफसोस हो रहा है इस मुल्क के अंदर कि वजीर आजम कोई बात आकर के कह रहे हैं बाहर निकल करके और लोग यकीन नहीं कर रहे हैं। यानी आपके लोगों का एतमाद खुद आपके ऊपर से उठ चुका है। आप इस मुल्क के वजीर आजम है, इस मुल्क के वजीर दाखिला है, तो भाई साहब ये एतमाद जो उठा है इसकी रेमेडी, इसका तदावी, इसका कोई ना कोई मदावा आपको करना पड़ेगा। और इस तरह से आप कह रहे हैं कि ये एनआरसी की बात नहीं, ये तो एनपीआर की बात। आप साफ साफ ये बात क्यों नहीं कह रहे हैं कि एनआरसी हम इस मुल्क में नहीं कराएंगे? ये कहना चाहिए। बिल्कुल अश्विनी जी, जो बात खालिद अनवर साहब कह रहे हैं कि अब खुलकर क्यों नहीं बोल रहे हैं कि एनआरसी की अभी जरूरत ही नहीं मुल्क में। मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक नहीं, अरे भैया सुन तो लीजिए, तो सीधे खुल के कह दीजिए कि इस देश में जो 5 करोड़ घुसपैठिए हैं उनको पहचान मत करिए और घुसपैठियों को रहने दीजिए। फिर खुल के आप बोलिए ना। आप ये क्यों बोल रहे हैं कि एनआरसी नहीं आना चाहिए? आप खुल के बोलिए। जो 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी बैठे हुए हैं, हमारे हिस्से का रोटी खा रहे हैं, हमारा रोजगार छीन रहे हैं, हमारे हिस्से की नौकरी छीन रहे हैं, उनको आप बताइए, पक्ष में खुल के बोलिए। ऐसे मीठी मीठी बात नहीं चलेगी। आप खुल के बोले, के साथ खड़े। मैं कांग्रेस को कहता हूं, कांग्रेस खुल के बोले, कांग्रेस खुल के बोले कि हम घुसपैठियों के साथ हैं, घुसपैठियों को नहीं निकालना चाहिए। नहीं, देखिए अश्विनी जी जो बात कह रहे हैं, आप एक चोर, मैं यही तो कह रहा हूं, यहाँ पे एक चीज सुन लीजिए। आप अबू हुरैरा जी, आपके माध्यम से सवाल तैयार करना पड़ेगा ना। अबू हुरैरा जी, लोग आके अबू हुरैरा जी सुन लीजिए। अगर 5 अगर 5 करोड़ घुसपैठिया हिंदुस्तान में है तो आप फेडर हैं। अबू हुरैरा जी ठीक है जी, जी जी अबू हुरैरा जी, लोग पता नहीं मैं आप एक राष्ट्रीय चैनल थोड़ा उनको ऑडियो डाउन करिए, बात पूरी कर लीजिए खालिद अनवर का, मैं उसके बाद रिएक्शन लूंगा। जी अश्विनी जी। हाँ, अबू हुरैरा जी, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपके करोड़ों दर्शकों से कहूंगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए डिटेक्ट, डिटेन, डिपोर्ट रोहिंग्या बांग्लादेशी अश्विनी उपाध्याय। मेरी पीआईएल 2017 से सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, पेंडिंग है। केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्य सरकारें उसमें पार्टी हैं। अगर किसी सरकार को लगता है कि ये एनआरसी नहीं होना चाहिए तो उसको आना चाहिए सुप्रीम कोर्ट, मेरी पीआईएल का विरोध करना चाहिए। जो लोग उसमें, हमने केवल केंद्र राज्य की पार्टी बनाया, यहां बैठे हुए अगर किसी को लगता है कि नहीं एनआरसी गलत है, पकड़ने के लिए, अरे सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए पहले, बदतमीजी करते रहते हैं आप, सुनिए पहले। इसके अलावा किसी संगठन को लगता है जैसे बदरुद्दीन, सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं एक करके अपनी बात आएगी, सभी को बात समझ में आनी चाहिए। जी अश्विनी जी, बात हो गई हो तो मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जी। हाँ, नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। जी 10 जनवरी को अगली सुनवाई है। हमने कहा है कि इस देश में 5 करोड़ रोहिंग्या बांग्लादेशी रहते हैं, इनको निकाला जाए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार पार्टी है। फिर भी अगर कांग्रेस को लगता है कि नहीं वो घुसपैठियों के साथ है, एक इंटरवेंशन फाइल करे हमारी पीआईएल में, आके विरोध करें। ठीक है, मैं मशकूर अश्विनी जी, बात हो गई। मैं मशकूर उस्मानी आपके पास, मशकूर जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि 5 करोड़ घुसपैठिए हैं, इस वजह से एनआरसी की जरूरत पड़ रही है, क्या सच्चाई यही है? देखिए, नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं, जिसको विरोध करना है सुप्रीम कोर्ट आइए, 10 जनवरी को सुनवाई है। आप जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता। पहली चीज, अरे भाई खाली बीजेपी को सुनना साहब, तब तो कोई बात नहीं। रामलीला मैदान, रामलीला मैदान के अंदर सुन रहे हैं। देखिए हुरैरा भाई, 2 मिनट का समय दीजिएगा तो बोलूंगा, वरना मैं नहीं, ठीक है मशकूर, कंटिन्यू कीजिए। कोई इंटरवेन ना करे। रामलीला मैदान के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो झूठों का पुलिंदा जो खोला है ना, वो सबके सामने आ चुका है।
और वो इसीलिए आया है कि इस देश का छात्र, इस देश का नौजवान जो है वो उठ खड़ा हुआ है इस काले कानून के विरोध में। 2.25 घंटे के अभिभाषण में प्रधानमंत्री जी 50 मिनट इस काले कानून के बारे में बोलते हैं और झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि एनआरसी की चर्चा नहीं हुई है संसद के पटल में या कहीं भी। बिल्कुल झूठ बात है। राज्यसभा के अंदर संसद के पटल पर इस देश के होम मिनिस्टर कहते हैं कानून में क्या काला है भैया। अरे चुप रहिए उपाध्याय जी, में क्या काला है कुछ नहीं मालूम आपको। ये बोलना क्या भारतीयों के ऊपर लागू होता है आपको? एडुकेट कर रहा हूं, ये कानून भारतीयों के ऊपर लागू जानकारी दे रहा हूं। चुप रहिए। ये कानून बोले थे इंटरव्यू ना कर रहा था, बताइए पहले आप। अरे चुप रहिए, सुनिए तो सही पहले बताइए। तार्किक तरह से काटिए ना, आप झूठ बोल रहे चैनल पे। मछली बाजार थोड़ी है, पहले बताइए आप। मछली बाजार थोड़ी है, कानून किसी भारतीय नागरिक के लिए तरह से काटिए। एक एक करके प्रधानमंत्री ने जो झूठ बोला, कानून कहा भारतीय के लिए बना है, पहले बताइए। ऐसा नहीं हुई है, पहले आप बोलिए संसद के अंदर, आप पहले राज्यसभा चैनल पे बोलिए, पहले ये बोलिए कानून भारत के लोगों के लिए नहीं बना। मैं ये सवाल करता हूं, ये बताइए कि ये कानून भारत चीजें सामने बना ही नहीं है। सच्चाई तो बोलिए भाई। कैबिनेट की मीटिंग जो होती है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी नहीं होते हैं, या तो उस कैबिनेट की मीटिंग में होम मिनिस्टर नहीं होते हैं, या प्रधानमंत्री जी और होम मिनिस्टर के बीच में कुछ खटपट चल रही है। अरे भैया सीए कानून एग्रीमेंट आप मुझे बता दो, सीए कानून इंडिया बना है करेंगे। झारखंड के अंदर जो सभाएं हुए, आप फिर वही करते रहे, भी कहा गया एनआरसी लागू होगी। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं आपके पास आऊंगा। मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं एमएच खान साहब आपके पास आऊंगा। एमएच खान साहब, लगातार सवाल उठ रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब कुछ बोल रहे हैं, अमित शाह जी कुछ और बोलते हैं, तो कंफ्यूजन तो है लोगों में, एक कंफ्यूजन तो है सरकार के बयान में। एमएच खान साहब, एमएच खान साहब से पूछिए, ये नागरिकता कानून क्या किसी भारत के लोगों के लिए बना? क्या ये नागरिकता कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के लोगों के लिए बना? जी अश्विनी जी, अब हुरैरा साहब, मैं ये सबसे बड़ी बात तो है कि आप मंत्री जी से भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्री इन्हीं की सुन लीजिए साहब, इन्हीं के लिए आप चैनल आप बना हुआ है। मशकूर मैं आ रहा हूं, ठीक है। एमएच खान साहब बात बड़ा मुश्किल है भाई। एमएच खान साहब बात कर लीजिए, बात शुरू कीजिए। मुझे ब्रेक पर भी जाना है, मैं मशकूर उसके बाद आऊंगा आपके पास। जी खान साहब कंटिन्यू कीजिए। अब हुरैरा साहब, आज मैं ये कह रहा था कि आज आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुनने का लगता है मत बना दिया है कि मैं उन्हीं की बात सुनूंगा, बाकी किसी की बात नहीं सुनूंगा। नहीं अब इन्होंने कह दिया, देखिए ये भी गलतफहमी है आपकी। जी ये पूरा टाइम दे रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश सुनने नहीं देंगे। अश्विनी जी सुन लीजिए, देखिए डिबेट को बर्बाद मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए प्लीज। अश्विनी जी सुन लीजिए, यही मैं कह रहा हूं। जी ये मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट आई है, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। अरे सबसे कहे पूछ रहे हैं, आप कौन होते पूछने वाले? आप कौन होते हैं? आप एंकर हो क्या? आप सबसे सवाल पूछोगे, जो एंकर है वो सवाल पूछेगा। आप हमारे दीजिए सवाल, आप डिबेट को डिबेट कर रहे हो, आप डिबेट को डिबेट कर रहे हो, आप महीनों से आप यहां सफेद झूठ बोलते जाओगे कि अमित शाह का। ठीक है, एक एक करके बात कर रहे हैं। नहीं लड़ाई ठीक है। एमएच खान साहब बात पूरी करें, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं उसका जवाब भी आपको मिलेगा। अश्विनी उपाध्याय जी, आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको मिलेगा, लेकिन मुझे ब्रेक पर जाना है, इसलिए मैंने कहा खान साहब को जोड़ लेता हूं। खान साहब जल्दी से बात पूरी कर लीजिए, मैं मशकूर आऊंगा उसके बाद। अश्विनी जी, आपके सवाल का जवाब मिलेगा, इसी डिबेट में मिलेगा। जी अश्विनी जी बार बार अश्विनी जी यही कह रहे हैं कि पीआईएल मैं दाखिल किया हूं, उस पर आ जाइए। आप शिया वक्फ बोर्ड के वकील थे राम जन्मभूमि में, आपको तो खारिज कर दिया गया, आपसे क्या बात किया जाए? आप देखिए आसाम में जो आया है एनआरसी आया है, तो आसाम के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया था, उसमें तो हिंदुओं का ही नाम साफ हो गया था। हिंदू लोग वहां एजाज कर रहे थे, हिंदू लोग वहां धरना प्रदर्शन दे रहे थे, मुसलमान नहीं दे रहे थे। वहां पर एतराज हो रहा है कि बांग्लादेशी हिंदुओं को हिंदुस्तानी हिंदुओं से दिक्कत आ रही थी। बांग्लादेश के हिंदू क्यों आएंगे भाई? जो हिंदुस्तान का हिंदू है उसका ही मेंबरशिप आप खत्म कर दे रहे हैं, और हिंदुस्तान के हिंदुओं पर लाठी गैस, आंसू गैस, और पाकिस्तान के हिंदुओं पर माला मिठाई, ये दोनों दो तरफा थोड़ा चलेगा।
ठीक। आपने देखा आसाम में कितनी बाढ़ आती है, लाखों लाख लोग घर से निकल जाते हैं, लाखों लाख लोगों का घर बिगड़ जाता है, कहां से दस्तावेज ले आएंगे? अरे मुझे बहुत कमर्शियल ब्रेक पर जाना है। ब्रेक के बाद नगमा जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, खालिद अनवर भी वेट कर रहे हैं, मशकूर आप भी, मैं आपके पास आ रहा हूं। और जो सवाल अश्विनी उपाध्याय जी उठा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उसका जवाब देना चाहिए खालिद अनवर साहब, क्योंकि आपकी सहयोगी पार्टी से वही इसका जवाब देंगे। छोटे सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आएंगे। क्या अमित शाह जी जिस तरह से आज आवाम के बीच में निकल कर आए हैं, क्या आवाम की नाराजगी से कम होगी? जो बड़ा बयान उन्होंने दिया है कि मुल्क में अभी एनआरसी पर चर्चा की जरूरत नहीं है, इसी पर हम फोकस करेंगे, बात करेंगे ब्रेक के उस पार भी। अमित शाह ने आज बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि एनपीआर और एनआरसी में कोई ताल्लुक नहीं, और इस पर अपोजिशन कहीं ना कहीं एक तरह से आवाम को गुमराह कर रहा है। और यह भी कहा अमित शाह ने कि अभी फिलहाल पूरे मुल्क में एनआरसी की कोई जरूरत नहीं है, इस पर किसी चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रामलीला मैदान में बयान दिया था, उस बयान के बाद अब एक तरह से कंफ्यूजन और बढ़ गया है और लोग सवाल उठाने लगे हैं कि सरकार ही कहीं ना कहीं एक तरह से कंफ्यूजन पैदा कर रही है। क्या कुछ बयान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का था और अमित शाह ने उससे पहले क्या कुछ बयान सीएए और एनआरसी पर दिया था, वो बयान भी हम आपको सुनवाई देते हैं। झूठ चलाया जा रहा। मेरी सरकार आने के बाद 2014 से आज तक मैं 130 करोड़ देशवासियों को कहना चाहता हूं, कहीं पर भी एनआरसी शब्द पर कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा, और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। बिल्कुल साफ है कि इस देश में एनआरसी होकर है। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो हो सिर्फ आसाम के लिए करना पड़ा। क्या बातें कर रहे हैं? रही होगी, मुझे स्वीकारने में कोई तकलीफ नहीं है, परंतु पार्लियामेंट का मेरा भाषण उठाकर देख लीजिए, इसमें मैंने ये सारी स्पष्टताएं करी है कि इसी से किसी भी अल्पसंख्यक की नागरिकता जाने का सवाल नहीं, किसी की भी जाने का सवाल नहीं, क्योंकि ये बिल में किसी की नागरिकता लेने का कोई प्रावधान ही नहीं है। तो ये जो बयान है, ये बयान कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है और अपोजिशन इसी बयान पे एक तरह से एतराज कर रहा है और इसी बयान पर कह रहा है कि सरकार गुमराह कर रही है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए, हम इसी इशू पर आज चर्चा भी कर रहे हैं और मेरा सवाल यह भी है कि आखिर ये जो हंगामा है, आखिर ये थमेगा कैसे? अश्विनी उपाध्याय जी, जो बयान मैंने आपको सुनाया और डिबेट के पहले हिस्से में कई पैनलिस्ट ने यही सवाल उठाया था कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी साहब कुछ और कह रहे हैं और हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी कुछ और कह रहे हैं कि पूरे मुल्क पर लाया जाएगा और अभी लाया जाएगा। हालांकि आज का जो उनका बयान है, उन्होंने कहा कि फिलहाल एनआरसी पर चर्चा की जरूरत नहीं है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय जी, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन तो इस तरह के बयान से पैदा होता है, कंफ्यूजन तो होता ही है इस तरह के बयान से। मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। जी जी। और जब तक मैं बात करूंगा अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, मैंने आपको लिंक भेज दिया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने पीआईएल 2017 में किया था, टू डिटेन, डिटेक्ट, डिपोर्ट ऑल इलीगल इमिग्रेंट्स इंक्लूडिंग रोहिंग्या और बांग्लादेशीज विद इन 1 ईयर। ये मेरी पीआईएल है, आपको व्हाट्सएप डबल टिक हो गया, चेक कर लीजिए। अब मैं आता दूसरी बात पे। जी, जो सीए बना, नागरिकता संशोधन कानून, वो भारत के लोगों के लिए नहीं बना है, वो 3 देशों के लोगों के लिए नागरिकता देने के लिए बना। एनपीआर जो आज मंत्रिमंडल ने फैसला दिया, जो अगले साल से शुरू होगा, 2010 में कांग्रेस ने शुरू किया था, अब 2020 आ रहा है, हर 10 साल के बाद होना है। वो प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी, उसका एक कानून बन चुका है। उसमें क्या किया जाता है, उसमें यह देखा जाता है कितना माइग्रेशन हो रहा है, इस समय कितने लोगों के पास घर है, उसके पास किराए पर रह रहा है, अपने घर में रह रहा है, उसके पास क्या आ रहा हूं भाई साहब, सुन तो लीजिए, आ रहा हूं, सुन लीजिए, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं। अमित शाह ने कहा ये एनपीआर में केवल डाटा लिया जाता है। खान साहब सुन तो लीजिए, आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, क्या कहा सुन तो लीजिए ना, इतना आप धैर्य मत खोइए, आ रहा हूं, उस पर भी आ रहा हूं, सुन तो लीजिए खान साहब, सुन लीजिए, आप थोड़ा धैर्य रखें, आ रहा हूं उस पर। तो अब मैंने आपको सीए बता दिया, एनपीआर बता दिया, अब ये हुआ एनआरसी। जी, एनआरसी का जरा समझिए आप, जिस एनआरसी पे इतना बड़ा हवा खड़ा किया जा रहा है, ये एनआरसी क्या भारत के लोगों के लिए है?
इस एनआरसी में ऐसा कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? अभी आया नहीं है, लेकिन जब कभी अगर आएगा तो क्यों? अरे इस देश में 125 करोड़ लोगों के पास आधार है, 35 करोड़ लोगों के पास जनधन खाते का बैंक अकाउंट पासबुक है। इस देश में 8 करोड़ लोगों के पास गैस कनेक्शन का पासबुक है। इस देश में कम से कम 20 करोड़ लोगों के पास अलग अलग राशन कार्ड है। तो ऐसा कौन है भारत में ऐसा कौन है जिसके पास आधार भी नहीं होगा, राशन कार्ड भी नहीं होगा, वोटर आईडी भी नहीं होगी, जनधन का पासबुक भी नहीं होगा, बिजली का कनेक्शन भी नहीं होगा, कुछ होगा ही नहीं। आधार नहीं भैया, आप ट्रेन में जाते हो, अपना आईडी प्रूफ दिखाने में शर्म नहीं आती? वजीफा लेते समय आईडी प्रूफ दिखाने में शर्म नहीं आती? बिजली कनेक्शन लेते समय आईडी प्रूफ दिखाने में शर्म नहीं आती? होटल में जाकर रुकते आईडी प्रूफ दिखाने में शर्म नहीं आती? आपको जब आपको कोई सब्सिडी लेनी होती है अपना आईडी प्रूफ दिखाने में शर्म नहीं आती? अब मकान लेना होगा आईडी प्रूफ दिखाने में शर्म नहीं आती? मैं शुरुआत करना चाहूंगा नगमा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा नगमा जी। जिस तरह से अमित शाह जी, अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे कि इस पर घबराने की जरूरत है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है, लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आप देखिए। और दूसरी तरफ बीजेपी यही समझाने की कोशिश कर रही है क्यों इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। नगमा जी, ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है। ठीक है अश्विनी जी मैं आऊंगा। अब मैं अगर ऐसी बात है, बयान पर ऐसी बात करते हैं जी। नगमा जी कंटिन्यू कीजिए। अगर ऐसी बात है तो मुझे ये बताइए कि जो स्वामी विवेकानंदा जी है, जिन्होंने कहा कि वासुदेव कुटुंबकम, तो ये मुस्लिमों को क्यों छोड़ रहे हैं? और भी बहुत सारे देश हैं, जैसे नेपाल है, चीन है, म्यांमार है, श्रीलंका है, ये सारे देशों में और असम में जो 19 लाख लोग छूटे गए हैं, इस नागरिकता जो अपनी खो रहे हैं, जो साबित नहीं कर पा रहे हैं, उसमें से तो 15 लाख हिंदू है। तो आप 15 लाख हिंदुओं को बेघर करना चाहते हैं और 5000 लोगों को, हिंदुओं को नागरिकता देना चाह रहे हैं, और जिन्होंने आपको वोट दिया है उन्हीं लोगों को आप लाइन में खड़ा करना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि वो साबित करें अपनी नागरिकता को। ये कहां का इंसाफ हुआ? मुझे आप बताइए कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। यहाँ पर कम से कम 31 करोड़ नागरिक बन गए में जो पढ़े लिखे नहीं है, संशोधन कानून से वो नागरिक बन चुके हैं, जो कहां से लैंड्स अपने साबित कर पाएंगे। और डिटेंशन कैंप में कितने लोग इनके निगरानी में गुजर गए हैं, मर गए हैं, कम से कम 26 लोग। और जो देश में उपद्रव मचा है, तो ये लोग किस बात के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एक्सप्लेन नहीं कर रहे। हमने भी देखा, अभी गृह मंत्री ने बात की, बोली, लेकिन कोई बात से उनकी विश्वास ही नहीं होता। नहीं चाहती है, आपको सब पता है, जा रहे हैं, उनसे पूछा जा रहा है अगर अलग आप क्या करने जा रहे हैं। हमें सब पता है, हमें सब पता है आपके राष्ट्रपति जी ने क्यों गलत बयान दिया, राष्ट्रपति जी ने क्यों पटल पे गलत बयान दिया। उनको दिया गया ना बोलने के लिए, एनआरसी के बारे में बोलने के लिए दिया गया, सीएए के बारे में बोलने, और सीएए मैडम कौन आसाम में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने किया था और पूरे देश में एनआरसी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर होगा, चिंता मत करिए। 5000 लोगों की बात कर रहे हैं और लाखों लोगों को नागरिकता, आसाम की एनआरसी सुप्रीम कोर्ट ने करवाया था, पूरे देश की एनआरसी सुप्रीम कोर्ट करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, 2 साल से चल रही सुप्रीम कोर्ट में। आप हिंदुस्तान के नागरिक बनाना चाह रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आपके कांग्रेस के इतने सारे सरकार है, गोलियां चलवा रहे हैं, आपके पास मध्य प्रदेश है, आपके पास छत्तीसगढ़ है, आपके पास राजस्थान है। ठीक है, आप लोग की बात हो गई। मैं मशकूर आपके पास आना चाहूंगा। मशकूर, आज जिस तरह से होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि अभी फिलहाल एनआरसी पर पूरे मुल्क में चर्चा की जरूरत नहीं है। क्या ऐसे में जो हंगामा बरपा है, जो लगातार प्रोटेस्ट और मुजाहरे हो रहे हैं, क्या वो अब एक तरह से थम जाएंगे? क्या लोग अब मान जाएंगे? देखिए, सबसे पहली बात हुरेरा भाई कि आज तक मुझे यही समझ में नहीं आया कि बीजेपी विपक्ष में बैठी हुई है कि सरकार में बैठी हुई है। कुछ भी होगा तो पहला सवाल होता है अपोजिशन ने ये किया, अपोजिशन ने ये किया। ठीक है, पहला सवाल तो बीजेपी जो है अपने आप को समझ ले कि वो एक बार सरकार में रह चुकी है, 5 साल चला चुकी है, अगला भी 4 साल 4.5 साल जो बचा हुआ है उसी को चलाना है। तो विपक्ष की भूमिका ना करे, पहली चीज। दूसरी चीज, अश्विनी उपाध्याय ने ये कहा अभी कि अभी सुप्रीम कोर्ट से ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि असम के एनआरसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया। तो क्या अश्विनी उपाध्याय जी आपकी बात हो गई है क्या सुप्रीम कोर्ट से? ये बात बता दीजिए, जो आप बोल रहे कि ये फैसला आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट से, आप थोपना चाह रहे हैं क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि आप ये फैसला दीजिए कि नहीं एनआरसी आएगा? तीसरी बात
कि सरकार के बीच में तालमेल नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये देश चल कैसे रहा है। गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं। और अरे कि मैं आपको सबूत दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये 26 नवंबर 2014 5:09 पर ये सवाल 5 सेकंड दे दीजिए। जवाब मैं खान साहब आ रहा हूं, जिसमें एक बात लिखी हुई है, एक लाइन मैं बता रहा हूं, सुनिए। दी एनपीआर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड क्रिएशन ऑफ रजिस्टर ऑफ इंडियन सिटीजन। आप समझिए, ये सरकारी बयान है जो पार्लियामेंट में दिया गया। श्री राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया, इसका ये जवाब है। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री की बात पंजाब में अमित शाह निकालने की पहले की बात को माने, एक हफ्ते पहले की आज की बात को। आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं, आपको मालूम है, सारी संस्थाओं को आपने बर्बाद कर दिया। अब डिबेट पर ही आते हैं। एमएच खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एमएच खान साहब, मेरा सवाल यह है कि सरकार बार बार कह रही है कि किसी की शहरियत नहीं छीनी जा रही है, सिटीजनशिप जो है वो किसी की छीनी नहीं जा रही है, फिर लोगों में इतना ज्यादा डर लोगों में क्यों है? जब सरकार बार बार यकीन दिला रही है, सरकार पर लोगों को क्या भरोसा नहीं रह गया? अबू जी 2 सेकंड। मैं अबू है साहब, मैं आ रहा हूं, सरकार सबको कंफ्यूजन में डाल सरकार में आपस में इतना देखिए, एक बार गृह मंत्री कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, अश्विनी जी कुछ कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने आसाम की बात कही, अश्विनी जी ने, सुन लीजिए, अरे जरा 1 मिनट सुन लीजिए। अश्विनी जी ने आसाम की बात कही, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आसाम में एनआरसी किया गया। आप अबू हुरैरा साहब बताइए कि इस देश के पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम नहीं है। सरकार वहां किसकी है? सरकार वहां बीजेपी की है। अब फखरुद्दीन अली अहमद को भी कार्ड दिखाना पड़ेगा क्या? इस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के परिवार के विराट दिखाना पड़ेगा क्या? गलतियां मानने से कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता है, गलती मानने से बड़ा हो जाता है। अब आप सुप्रीम कोर्ट, आपने पीआईएल क्या होता है साहब? देश जल रहा है, लोग मर रहे हैं, बाढ़ में लोग तबाह हो गए, जिसके पास घर नहीं है, झोपड़ी नहीं है, अरे वो कहां से आपको चला रहे देगा? आपने तो तमाशा बना रखा, आपने तो तमाशा बना रखा। आप आदमी साहब झूठ बोल रहे हो, आप भी झूठ बोल रहे हो, आप भी आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हो। आपको भी दंगाइयों का समर्थन नहीं करता कोई, यहां दंगाइयों को कोई समर्थन नहीं कर रहा, यहां हिंसा कोई समर्थन नहीं कर रहा। देखिए, आप लड़कियों के हॉस्टल में जाके मारते हैं, आप लाइब्रेरी में आंसू नहीं छोड़ते हैं, आपको शर्म नहीं आती है, आप रोक नहीं पाए, वहां पर जाकर सारे दंगे सिमी वाले करा रहे हैं। खालिद अनवर साहब वेट कर रहे हैं, चंपक जी भी वेट कर रहे हैं। मैं खालिद अनवर साहब आपके पास आना चाहूंगा। खालिद अनवर साहब, जो इससे पहले मैंने सवाल किया था उसका देखिए पूरा जवाब मुझे नहीं मिला था, बीच में अश्विनी जी ने अपनी बात रख दी थी। खालिद अनवर साहब, जिस तरह से अमित शाह जी अब निकलकर लोगों के सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि फिलहाल एनआरसी पर चर्चा की जरूरत पूरे मुल्क में नहीं है, क्या आपको लग रहा है कि एक प्रेशर अब है सरकार पर जो हंगामा हो रहा है, और इसके अलावा जो अलायंस पार्टियां वो भी एक तरह से प्रेशर बना रही हैं? नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि बिहार में एनआरसी नहीं होने देंगे, तो एक प्रेशर है सरकार पर। देखिए, मुझे बिल्कुल नहीं, अबू हुरैरा साहब, मुझे जगनमोहन रेड्डी ने कहा इस सरकार पे कोई प्रेशर है। अगर प्रेशर होता तो आज कैबिनेट की मीटिंग हुई है, उसमें मुल्क के मौजूदा हालात पर चर्चा की जाती। अगर इनके ऊपर प्रेशर होता तो ये अपनी पार्टी के लीडरों को, अपनी रियासती सरकारों को ये हुक्म देते कि आप जो गलत बातें बोल रहे हैं, एक रियासत का वजीर आला ये बोलता है कि आवाम से बदला लो, आप रियासत के वजीर आला ये डायरेक्शन देते हैं कि पत्थर चलाने वालों पर लाठी चलाओ, उनके हाथ तोड़ दो, उनके पैर तोड़ दो, इनके लीडर उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। कोई प्रेशर नहीं भाई साहब, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि ये सरकार किसी प्रेशर में आई है या प्रेशर में आकर के कोई बयान दे रही है। बस ये सिर्फ मुल्क को ये कंफ्यूज करना चाहते हैं कि हमने जो 10 दिनों पहले बयान दिया था एनआरसी के ऊपर, भूल जाइए। क्यों भूल जाएगा कोई? वजीर आजम ने कहा कि एनआरसी पे कोई बात नहीं हो रही है, सारा मीडिया दिखा रहा है कि आपने क्या क्या बातें की हैं। देखिए, एक बात समझिए, अगर आप चाहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज बाकी रहे इस देश के अंदर, अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों का एतमाद आपके ऊपर बहाल रहे, अगर आप ये चाहते हैं
कि तमाम रियासतों को इत्मीनान हो, तो आपको सबसे पहले यह करना चाहिए कि मुल्क की तमाम रियासतों के जिम्मेदारों को, वज़ीर आला को बुला करके मीटिंग कीजिए, आप अपोजिशन पार्टियों को बुला करके मीटिंग कीजिए। इस मामले में जिनका स्टेक है, बंगाल के मुसलमानों को, असम के लोगों को, तमिलनाडु के तमिल हिंदुओं को और देश के मुसलमानों के अहम जिम्मेदारान को, दलितों के जिम्मेदारान को, अति पिछड़ों के जिम्मेदारान को बुला के बात कीजिए। आप समझाइए कि हम क्या करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं। जो बातें हो रही हैं, देखिए मुसलमानों को बीजेपी की जो अलायंस पार्टियां, जो इत्तेहादी पार्टियां, वही एक तरह से सहमत नहीं है पार्टी ने बनाया एनआरसी पर। बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां वही एक तरह से सवाल उठा रही है इस पर। कोई एफआईआर नहीं दर्ज की थी, सबसे पहले कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन ये मामला वो दूसरा मामला था, ये दूसरा मामला है। इसमें अगर सरकार चाहती है कि अगर ये पार्टियों का पाखंड आपको बता रहा हूं, करनी चाहिए। जी अश्विनी जी, मैं कांग्रेस का पाखंड आपको बता रहा हूं, क्या पाखंड कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पास पंजाब में सरकार है, मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है। पाखंड बता दीजिए, कांग्रेस का पाखंड पूरे और देश में बीजेपी का पाखंड बताइए ना, जो आप कर रहे हैं। कांग्रेस की किसी राज्य सरकार ने हमारी पीआईएल का विरोध नहीं किया। बंगाल में ममता बनर्जी है, बंगाल में ममता बनर्जी है, आज तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आके हमारी पीआईएल का विरोध नहीं किया। तो ये लोग केवल पॉलिटिकल स्टंटबाजी कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर जो लोग ये पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं गलत है, तो इनके लोगों की एडवोकेट जनरल सुप्रीम कोर्ट क्यों आके नहीं विरोध करते? इनके एडवोकेट जैसे दिल्ली में, सुनिए प्लीज, दिल्ली में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम तो इसका विरोध कर रहे हैं, और आज तक दिल्ली सरकार ने बंगाल सरकार ने एफिडेविट नहीं फाइल किया, कमलनाथ जी ने एफिडेविट नहीं फाइल किया, आपने अशोक गहलोत ने एफिडेविट नहीं फाइल किया। अब मैं आता हूं, मैं खान आ रहा हूं, मशहूर मैं आ रहा हूं, आप लोग के पास भी आ रहा हूं जी। इनकी कोई बात कन्विंसिंग नहीं है। सुनिए, देखिए ये लोग झूठ कैसे बेच रहे हैं जी। ये लोग झूठ कैसे बेच रहे हैं, कह रहे जी हम सीए लागू नहीं करेंगे, सीए लागू नहीं करेंगे। अरे भैया, संविधान में बड़ा स्पष्ट है, नागरिकता कैसे देनी, किसको देनी है, सेंट्रल पार्लियामेंट डिसाइड करता है। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। अपोजिशन तो कह रहा है कि ये सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है। अपोजिशन को तो इसी बात पर एतराज है कि ये सरकार संविधान के खिलाफ जा रही है। अरे भैया उपाध्याय जी, तो हाँ, तो सुनिए, तो अगर सरकार सुप्रीम संविधान के खिलाफ जा रही है, आप संविधान पे भरोसा करिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करिए। आपने 59 पीआईएल फाइल किया, 59 पीआईएल आपने फाइल किया है। 22 जनवरी तक इंतजार करिए, शांत होकर बैठे रहिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। मामला सब जुडिस हो चुका है, फिर सड़क पे हंगामा क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट भरोसा करिए ना। ठीक है, 10 जनवरी को एनआरसी लगा हुआ है, 22 जनवरी को सीए लगा हुआ है। आप सुप्रीम कोर्ट भरोसा करके बैठिए आराम से। ठीक है, चंपक कलिता जी, जो बात अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, तो हंगामे की जरूरत क्या है? चंपक कलिता जी, अश्विनी उपाध्याय जी जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला है, 10 जनवरी और 22 जनवरी को 2 सुनवाई होने वाली है, बहुत अहम। तो ऐसे में हंगामा क्या थमेगा? क्या हंगामा अब नहीं रोक देना चाहिए? अरे अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन तो कह रहे हैं कि एनआरसी होगा। अभी तो आपने सामने कहा, कर कौन रहा है? सब तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी चंपक कलिता जी, मैं नर्मद जा रहा हूं, मैं खालिद अनवर साहब आपके पास जा रहा हूं। जी चंपक कलिता, देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है पूरे देश में। बहुत देर से चंपक जी वेट कर रहे हैं। चंपक जी जल्दी से अपना रिएक्शन दीजिए। देखिए, आज इस डिबेट में एक बात निकल के आई है, बहुत चिंताजनक है। अभी जो अश्विनी उपाध्याय ने बोला एनआरसी भी नहीं हुआ, एनआरपी भी नहीं हुआ, तो इनको कैसे मालूम हुआ कि 5 करोड़ रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान हिंदुस्तान में है? तो इनको ये है कि इनको 5 करोड़ का रैंडमाइजेशन हो गया, 5 करोड़ मुसलमान, बहुत सारी सर्वे रिपोर्ट है, तकलीफ देना है, बहुत सारे सर्वे रिपोर्ट है, और इसीलिए मुल्क चिंतित है, और इसीलिए सर्वे रिपोर्ट है। गैर मुसलमान चिंतित है कि 5 करोड़ मुसलमानों को अगर तकलीफ दोगे तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। इसीलिए गैर मुसलमान सामने आके आंदोलन कर रहे हैं। ये चिंता करने वाली बात है। लेकिन ऐसे आप दंगाई बातें मत करिए, आप ऐसे दंगाई वाली बातें मत करिए। अरे दंगाई बातें मत करिए, इस तरीके से आप लोग भड़काइए मत। मैंने आपको फिर से कहा, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, संविधान पे भरोसा रखिए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए। दोनों मामले सुप्रीम कोर्ट में है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं कांग्रेस से विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं,
नगमा जी से विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं, अपनी राज्य सरकारों को बोलिए आके सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखिए। मैं कांग्रेस से विशेष रूप से आग्रह कर रहा हूं, ये पॉलिटिकल स्टंटबाजी मत करिए, पॉलिटिकल स्टंटबाजी मत करिए, आपने आके सुप्रीम कोर्ट में बात रखिए। ठीक है अश्विनी जी, बात हो गई। नगमा जी से मैं आपके सवाल का जवाब ले लेता हूं। नगमा जी, बार बार सरकार यही कह रही है कि अपोजिशन और खासतौर से कांग्रेस कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। सरकारें क्यों रामलीला के मैदान से कहते हैं कि कांग्रेस कंफ्यूजन पैदा कर रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटीज है, अकलियत है, उन्हें एक तरह से डरा रही है। सेडिशन का केस आप लगाते हो। प्रधानमंत्री झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ वजीर आजम बोलते जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने यह बयान दिया है, राष्ट्रपति के बयान पे हम बिलीव नहीं करेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि ऑपोजिशन फैला रहा है, ये सारी झूठ तो यही फैला रहे हैं। और जिस प्रदेश में कांग्रेस शासित नहीं है, आपकी सरकारें मौनी बाबा क्यों बनी हुई है? शांतिपूर्वक आपकी सरकारें सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आ रही है? मैं पूछ रहा हूं आपसे, अपनी जाने खो रहे हैं? या फिर दिल्ली प्रदेश में जहां पर पुलिस उनके अधीन आती है, गृह मंत्री के अधीन, वहां पर कैंपस में घुस घुस के लोगों को मार रहे हैं, उपद्रव ये मचा रहे हैं कि ऑपोजिशन मचा रही है। ये सारी झूठ का पुलिंदा, ये सब इन्हीं की तरफ से आ रहा है, कंफ्यूजन भी इन्हीं की तरफ से आ रहा है। और सीएए में इन्होंने मुसलमानों को क्यों नहीं शामिल किया? और असम में इतने सारे हिंदू क्यों कट गए? तो ये किन हिंदुओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं? ये साफ तौर पे जाहिर बात है कि ये सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और देश में माहौल खराब कर रहे हैं। मेरा आपसे ये दो आग्रह है, पा रहे हैं कि महंगाई इतनी चरम पे दो आग्रह है, इकोनॉमी देश की क्यों गिर गई है, लड़कियों पे इतना प्रहार क्यों हो रहा है, ये देश का ध्यान भटकाने। मैं अश्विनी जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले मैं नागरिकों को गोली मारो, उड़ा दो। अब जब अमित शाह जी का बयान आ गया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, क्या इस पर हंगामा भी जमाएगा? क्या इस पर एहतियाज होना चाहिए? ये नागरिकता संशोधन कानून भारत के लोगों ने बनाया है। ये नागरिकता संशोधन कानून क्या भारत से नहीं रहेगा? आप लोगों से सलाह मशवरा क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? पार्लियामेंट के अंदर सवाल तो उनसे पूछ लीजिए। गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में कुछ बोलते हैं, राष्ट्रपति से कुछ अभिभाषण करवा देते हैं, इंटरव्यू में कुछ बोलते हैं। किसकी बात में मैं यकीन करूं? अभी अश्विनी उपाध्याय बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कराया आसाम में एनआरसी, अब ऑल इंडिया एनआरसी जो है सुप्रीम कोर्ट से लागू हो जाएगी। और उसके बाद बोल रहे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखिए। तो आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी बात हो गई है क्या सुप्रीम कोर्ट से कि ऑल इंडिया एनआरसी लागू होगी? शर्म आनी चाहिए कि इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। वो होगा बैठकर देख रहे हैं आप जबरदस्ती झूठ फैला रहे हैं। इस सरकार में जो है पेंडिंग ऐसा हाथ है कि लोगों ने आपको बताया भरोसा नहीं है इनके ऊपर। ये बताया किसी संस्था का कोई भी जो है वैल्यू नहीं छोड़ा इन्होंने। पार्लियामेंट का जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन है, एक एमपी ने क्वेश्चन किया, बीजेपी के एमपी ने क्वेश्चन किया है, किरण रिजिजू हो सकते होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे, उनका यह जवाब है कि एनपीआर पहला प्रोसेस है एनआरसी लागू करने का। आज जो है वो कैबिनेट ने पास किया है एनपीआर को 8500 करोड़ रुपए में, तो एनआरसी को चोर दरवाजे से लागू करने की बात नहीं है। हम इसी का विरोध कर रहे हैं, हम इसी का सवाल कर रहे हैं। और आज अमित शाह से बोल रहे हैं चर्चा मोदी जी ने जो इलाज ढूंढा है कि वो पब्लिक के बीच निकल कर आए, उन्होंने बयान दिया है। क्या ये इलाज है इस एहतिजाज का? लोगों की जो नाराजगी है, जो माइनॉरिटीज और मुसलमानों में एक डर है, क्या ये उसका इलाज है जो बयान आया है? बिल्कुल नहीं। ये वजीर आजम और वजीर दाखिला भी जानते हैं कि ये इलाज नहीं है। उनको ये पता है कि इससे माहौल में कोई अमन पैदा नहीं होगा, लोगों के अंदर एतमाद पैदा नहीं होगा। उनको पता है कि मुल्क में पूरा अमन माहौल कैसे कायम होगा, उनको ये पता है कि मुल्क के लोगों में अमन कैसे कायम होगा, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। ईमानदारी की बात यह है कि वो इसको एड्रेस नहीं करना चाहते हैं। वो सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि मुल्क में पूरा अमन माहौल हो तो उनको लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा, कम्युनिटी लीडर से, अपोजिशन पार्टियों से, और जो स्टेक होल्डर से उनसे बात करनी पड़ेगी और बाहर निकल के ये कहना पड़ेगा कि हम एनआरसी नहीं करेंगे। देखिए नगमा जी करना पड़ेगा। नगमा जी ने जो कहा कि एनआरसी में मुसलमानों को नहीं,
इस मुल्क के दलितों को खतरा है, इस मुल्क के गरीबों को खतरा है। आप क्या जानते हैं कि किस दलित के पास कागज है, किस गरीब के पास कागज है? अश्विनी जी पूरे डिबेट में यही लेक्चर दिया है कि एनआरसी से तो कोई खतरा ही नहीं है, सीएए से तो कोई खतरा ही नहीं है। आएंगे तो मुल्क पूरे डिबेट पे तो अश्विनी जी यही बता तो रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, अरे ये बताए ना कि झूठ बोलते हैं। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं लास्ट कमेंट, जो बात मशकूर उस्मानी ने कही, जो खालिद अनवर ने बात कही और नगमा जी जो कह रही थी, हाँ मैं इस पर लास्ट कमेंट आपका चाहिए। आसाम तो कैसे लोगों को एतमाद में लिया जाए, लोगों का भरोसा फैलाए, जो रोज एहतजाज हो रहा है, इस पर काबू कैसे पाया जाए, कैसे लोगों का दिल जीता जाएगा? अश्विनी उपाध्याय जी, अबू हुरैरा जी ये पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है। पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कोई नहीं खत्म कर सकता। जो पार्टियां विपक्ष में हैं उनको लगता है उनकी राजनीति खत्म होने वाली है, उनकी दुकानें बंद होने वाली है, वो कोई न कोई बहाना लेके आम जनता को गुमराह करेंगे। आपके माध्यम से आप भारत में रहेंगे और भारत में रहेंगे, आपको हम जाने ठीक है। देखिए अब टाइम बिल्कुल टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। जाहिर सी बात है कि लोगों को सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अब कहीं ना कहीं वज़ीर दाखिला को भी लोगों के सामने निकल कर आना पड़ा है, लेकिन उनकी बात पर भरोसा कैसे किया जाए यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन लोगों को सरकार को एतमाद में लेना होगा और यह जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है। पुरअमन माहौल कायम करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया नगमा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अश्विनी उपाध्याय जी, मशकूर उस्मानी, चंपक कलीता जी, खालिद अनवर साहब और डॉक्टर एम एच खान, सभी